नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आपके बीच में आके और जो मोदी जी की सरकार का 11वां बजट है और निर्मला जी ने जो 7th बजट पेश किया है उसके बारे आपके बीच में आके कुछ चर्चा करने का मुझे मौका मिला। देखिए, जब मोदी जी ने दायित्व संभाला था, मैं बात कर रहा हूं मई 2014 में, उस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो विश्व भर में शायद 11वें या 10वें स्थान पे थी। उस समय ये कहा जाता था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया भर की फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से है। फ्रेजाइल का मतलब है कि आप किसी सफर में जा रहे हैं और आपके सामान में कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जो टूटने वाली है, तो आप लगेज पे एक टैग लगाते हैं, फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर। वहां से चलते चलते आप पहुंच गए दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे, और आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी टर्म में कोई $4 ट्रिलियन के करीब है। और जिस दिन बजट पेश हो रहा था उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी, मतलब इट विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो आप ये जो बजट होता है एक एनुअल एक्सरसाइज होती है, उसको बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। जब बजट पेश होने वाला होता है तो लोग बहुत स्पेक्यूलेट करते हैं, बिकॉज बजट इन द अल्टीमेट एनालिसिस सरकार की तरफ से जो रेवेन्यू कलेक्शन है और जो एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज है उसमें एक इंडिकेशन होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जो इकोनॉमी सिर्फ बजट पे डिपेंड करती है, बट उससे बहुत लार्ज स्केल पे बजट का इन्फ्लुएंस इकोनॉमी पे होता है। आज ये इन्फ्लुएंस होता है तो इसको कैसे मेजर करते हैं आप? एक मेजरमेंट तो है कि लोगों का रिएक्शन, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, उसमें हम आएंगे अभी 1-2 मिनट में, पर मैं अपनी तरफ से आपको सामने 1-2 बातें रखना चाहता हूं। ये असंभव है कि अगर ये हमारे 11 मोदी जी के समय के 11 बजट अगर ठीक ना होते हों, अगर ठीक नहीं होते तो हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे और जा रही है तीसरे स्थान पे, हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ होती है एक्सपेक्टेशंस। अगर आप मान लीजिए, मैं उदाहरण की तरफ से कह रहा हूं, अगर आप किसी एक सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी पर्सनल फीलिंग होती है उस सेक्टर को थोड़ी रिलीफ मिल जाए। अगर आप मान लीजिए सैलरीड क्लास है तो आप चाहेंगे कि आपको थोड़ी सी वहां पे कंसेशन मिल जाए। पर ये जो डायरेक्शन है रेवेन्यू कलेक्शन का और रिलीफ देने का, वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि ना मैं इकोनॉमिस्ट हूं, ना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, पर मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और मैंने मोदी जी की टीम में आने से पहले मैं 39 इयर्स एक सिविल सर्वेंट था, फिर 6 साल मैंने इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट रहा, अब 7 साल उनकी टीम में मंत्री हूं। ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन का बजट है, मैं समझता हूं इसमें कमाल का वो है, क्योंकि जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा तो क्या हुआ, कई देश जो है अभी भी नहीं निकल पाए। मोदी जी की सरकार ने 220 या 224 करोड़ वैक्सीन की डोज बनवाई और मुफ्त बांटी। अभी जब हाल में मोदी जी G7 की समिट में गए तो मैं देख रहा था वहां पे जो भी दुनिया भर के लीडर बैठे हुए थे, मैं देख रहा था इनमें से कौन दूसरी बार आ सकता। मोदी जी तो तीसरी बार इलेक्ट हो गए थे। तो आप देखें, चाहे अमेरिका के लीडरशिप की बात हो, यूरोपियन कंट्रीज की लीडरशिप की बात है, क्योंकि काम अच्छा हुआ है। महामारी के दौरान अच्छी तरीके से नेविगेट किया है। आज आपकी जो हमारी जो इकोनॉमी है
जीडीपी भी बढ़ रहा है, विश्व भर में रैंकिंग भी बढ़ रही है, और हमें ये कॉन्फिडेंस के आने वाला समय जो है, हमारे विपक्ष में जो है, हमारे विरोधी दल जो है, मैं बड़े खुश होता हूं जब वो स्टेटमेंट करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं जो उनको खुद बाद में लगता है सेल्फ गोल हो गया। अभी यहां से आगे जाने के लिए मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, एनर्जी सेक्टर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, वहां की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई भी आंकड़े आप बाकी देशों से मिलवा लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। मैं 7 साल अर्बन अफेयर्स मंत्री था, 3 साल से मैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री में हूं। पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में दुनिया को कंपैरिजन में सबसे कम है, और ये कम हुए हैं क्योंकि मोदी जी ने 2 बार नवंबर 2021 में और मई 2022 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की, और हमारी जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उन्होंने वैट कम किया। अगर आप बगल के देशों को देखें, दक्षिणी एशियाई के जो देश है, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, वहां पे पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है? हमसे कहो 70-80% ज्यादा है। अमेरिका का देखिए, कनाडा का देखिए, वहां पे 30-40% ज्यादा है। क्यों हुआ? क्योंकि मोदी जी ने यह देखा कि 3 चीजें होनी चाहिए। पेट्रोल, डीजल हमारे कंज्यूमर को, हमारे नागरिक को, ये उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। पिछले कई सालों में कहीं कमी नहीं पड़ी, कहीं एक लोकल इश्यू हो गया होगा, कहीं बाढ़ आ गई, फिर भी हमारे जो ओएमसी है उनके अधिकारियों ने अपने कंधे पे सिलेंडर उठा के वहां तक पहुंचाया। अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, हाँ, अगर लिमिटलेस रिसोर्सेज हो तो आप उसको मुफ्त कर दीजिए। और सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन ट्रांजिशन भी। बायोफ्यूल्स जो मोदी जी ने जब दायित्व संभाला 1.4% ब्लेंडिंग थी, आज 15% तक पहुंच गई है। हमारा 20% ब्लेंडिंग का टारगेट है 2030 तक, उसको 5 साल आगे लाके 2025 तक कर देंगे। तो जब मैं बैठा था हाउस में, जब निर्मला जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रेजेंट किया, और मेरे को लगा कि इसका रिएक्शन तो बहुत अच्छा होगा। वही अब स्टॉक मार्केट देखिए आज क्या 81,000 पे चली गई है। रिएक्शन तो अच्छा है, पर कुछ हमारे विरोधी दल इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। उन्होंने बोला आपने सिर्फ 2 स्टेट्स को दिया है। अरे भाई, पढ़ तो लो बजट को। और ये बजट जो है ना, ये सिर्फ एक नहीं है। इंटरिम बजट में भी फरवरी के महीने में भी आपने अनाउंसमेंट्स की थी, और कुछ जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मैं आपके बीच में आ रहा था तो मैंने थोड़े से स्टडी किया। गुजरात का मैं देख रहा था, जो बजटरी टैक्स डेवल्यूशन है गुजरात के लिए 2024 और 25 के लिए, मैं इसको फिगर देख रहा था। 2014 जो 4 और 14 में कितने करोड़ थी? 59,981 करोड़ टैक्स डेवल्यूशन 10 साल में। और मोदी जी के समय 2014 से 24 कितनी टैक्स डेवल्यूशन है? 2,32,098 करोड़। कितनी इंक्रीज है? 287%। ग्रांट्स इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 साल में पहले था 42,865 करोड़। इन 10 साल में क्या हुआ? 1,88,487 करोड़, 340% इंक्रीज। बाकी जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, गुजरात के आप फिगर देखिए, 2020-21 में 285 करोड़, 21-22 में 432 करोड़, 22-23 में 4,046 करोड़, 23-24 में 4,254 करोड़, अभी 24-25 में 1,913 करोड़, टोटल 10,930 करोड़। अब बाकी कई चीजें होते हैं। यूनियन कैबिनेट ने गुजरात के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की स्कीम इंप्लीमेंटेशन की। ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट 500 मेगावाट के ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात, एक तमिलनाडु में कमीशन। टोटल आउटलेट 7,450 करोड़। आपके यहाँ 2 सेमीकंडक्टर यूनिट गुजरात में अंडर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम
TEPL PSMC partnership for 50,000 WFSM capacity semiconductor unit in Dholera. दूसरा सेमीकंडक्टर ATMP यूनिट फॉर स्पेशलाइज्ड चिप्स इन सनान गुजरात। मैं सिर्फ उदाहरण के टाइप से बोल रहा हूं। जब इन्होंने बोला अरे साहब 2 स्टेट्स के लिए इन्होंने कहा है, एक वो है आंध्र प्रदेश और एक बिहार। अरे उनसे पूछो 2012 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किसने साइन की थी? कौन सी सरकार दिल्ली में सत्ता में थी? कांग्रेस की। आप ही ने साइन किया हुआ है। ये तो आपकी कमिटमेंट बनती है। अगर हम अब कुछ कर रहे हैं उसके वो कमिटमेंट तो आपने दी हुई है। अब ऐसे कहता है सिर्फ 2 स्टेट्स का कहा। अरे भाई बाकी स्टेट्स का देख तो लो। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ ही समय पहले महाराष्ट्र गए और महाराष्ट्र में उन्हें, मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि गुजरात तो आप लोग कहेंगे कि क्योंकि मोदी जी भी गुजरात से हैं और भी हमारे तीसरी गुजरात के लिए, बाकी स्टेट्स के लिए भी किया। अभी गया 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी मुंबई में जब पीछे गए थे अनाउंस करके आए। उसमें एक 76,000 करोड़ का पोर्ट है मुंबई के नजदीक। उस पोर्ट बनाने में 10 लाख नौकरी मिलेगी। अब मैं अपने पंजाब के बारे में बता दूं, गुरदासपुर होशियारपुर जो हाईवेज बन रहे हैं, अभी जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा अमृतसर से लेकर कोलकाता तक, और ये पूर्वोदय। अब वो बोला नहीं आपने सिर्फ बिहार के लिए। अरे पूर्वोदय के लिए किया। पूर्वोदय में वेस्ट बंगाल भी आता है, वहां से आता है, बिहार भी आता है, उड़ीसा भी आता है। और बात ये क्यों भूल रहे हैं कि वो हिमाचल प्रदेश को भी 10,000 करोड़ दिया है ये फ्लड रिलीफ के लिए या डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मिटिगेशन के लिए। इसलिए मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मोदी जी की टीम में हूं, पर किसी तरीके से देखिए ये फर्स्ट क्लास बजट है। हाँ कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन है, जैसे हम बैठे हुए हैं, मेरे भाई यहां बैठे हुए हैं, ये एक सेक्शन से आते हैं, मेरे दूसरे भाई बैठे हुए दूसरे सेक्शन से आते हैं, मैं मिडिल क्लास से होता हूं, और थोड़ा सा अगर और मिल जाता। ये कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है। इंडिविजुअल टैक्स स्लैब जो है 3 से 6 लाख वाला, उसको 1 लाख में वो कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया, बाकी बढ़ा दिया। तो ये तो ऑनगोइंग होता है, बट बजट की असेसमेंट हम करते हैं टोटलिटी में। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि दिस बजट इज नॉट ओनली बीन वेल रिसीव्ड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। देखिए ऐसा होता है, अब मैं इकोनॉमिक प्रेस से पढ़ता हूं, हर बार बक्से हमारे में थोड़ी चिंता रहती है भाई क्या इसको कैसा बैठेगा। आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, और इसकी ये नहीं प्रशंसा क्योंकि ये आपका 11वां बजट है, नहीं, उसकी चीजें निकाल के। अब मैं बताता हूं, आप देखिए विमेन लेड डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं। मोदी जी ने एक पुरानी डिमांड थी कि हम विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर जाएं। जब मैं अर्बन मिनिस्टर था तो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की डिजाइन बनाई, उसमें 4 करोड़ आवास ऑलरेडी सैंक्शन हुए, बन गए, जिसमें 3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के हैं, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र का है। उसमें हमने ये शर्त रखी कि जो घर का टाइटल होगा वो घर की महिला, बहन या माता जी के नाम पे होना चाहिए, और 73% जो घर प्रधानमंत्री आवास योजना में बने हैं उनका टाइटल है, और बाकी जो 27% है वो जॉइंट है। मतलब घर की महिला, घर के टाइटल में ये नहीं होगा कर अनबन हो और महिला डिसएडवांटेज में हो जाए, बहन हमारी, वो नहीं। दूसरा, बाकी भी योजनाएं हैं, टैक्स में भी आपको अगर आपके महिला के नाम पे है तो पर मोदी जी ने एक बड़ा कदम लिया। आप विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर गए, और अभी आपने आरक्षण भी किया। आपने क्या किया? आपने क्या किया उसमें? आपने 33% रिजर्वेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर में और स्टेट असेंबलीज में किया, और मोदी जी ने कहा हमने 4 लाख आवास तो 4 करोड़ बना दिए, 3 करोड़ और बनाएंगे। और अभी विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए साहब ने 3 लाख करोड़ एडिशनल फंडिंग की है, प्रोविजन है बजट में। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए किया 3 लाख करोड़। रूरल डेवलपमेंट,
उसके लिए 2.66 लाख करोड़ किया है। तो आप देखिए मुद्रा योजना में जहां पे 10 लाख का स्लैब था उसको 20 लाख किया। और मैं आपको कई चीजें गिनवा सकता हूं, पर आप क्योंकि आप एक ऐसे प्रोफेशन में आप बजट को अपनी तरफ से भी देखते हैं और आपके पास सवाल भी होंगे। और दिल्ली में मैं 24 घंटे जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन शाम को हम सब जो कैबिनेट मंत्री थे हमने कई प्रेस के साथ इंटरैक्शन की और मेरा सौभाग्य आज आपके साथ आके बैठ के कुछ चर्चा करने का। तो मैं अपनी बात यहीं रोकता हूं और मैं आपकी तरफ से कोई कमेंट हो या सवाल हो मैं आई विल ट्राई टू आंसर, नहीं तो मेरे जो भाई लोग बैठे हैं वो कर देंगे आंसर। आपने अपना जरा परिचय खुद करवाइए, आप करवाए और बात सवाल। મીડિયાનું નામ અને આપનું નામ પહેલા બોલજો। આપનું નામ અને આપના સંસ્થાનું નામ। सर मैं प्रवीण यादव बीआर लाइव चैनल से गुजरात से। मेरा सवाल यह है कि बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया था उसमें प्रावधान किया है कि 15,000 रुपया अगर पहली नौकरी मिलेगी युवा की पहली नौकरी होगी तो उसको 15,000 रुपये उसके खाते में जमा होगा। तो उसमें ये कैसे प्रोसेस रहेगा और कितने युवाओं को लाभ मिलेगा? मैंने ये युवाओं का सवाल, मुझे पक्का था कि आप प्रश्न पूछने वाले। मैं वो बजट जो 3 लाख करोड़ का 2.6 में इस पे आता हूं। देखिए इस बजट में जो एम्फेसिस है यूथ पे, स्किलिंग पे, रोजगार पे, और आपके 4 करोड़ से अधिक 4.1 करोड़ युवाओं को 5 साल के दौरान नौकरी देने की प्रोविजनिंग की गई है। इसमें जो फाइन प्रिंट है, ठीक है, वो अभी डिटेल्स वर्कआउट हो रहे हैं। उसके अलावा 1 करोड़ युवाओं को बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का भी है, जिसमें कंपनियों द्वारा हर एक इंटर्न को 5,000 रुपया एज ए स्टाइपेंड उसको कह सकते हैं 1 साल के लिए। और जैसे आपने कहा नौकरियों के लिए 15,000 एक वन टाइम, और इसको जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR होता है उससे भी फाइनेंस होगा। पर मैंने जो अभी डिटेल पढ़े, क्योंकि ये तो डिटेल्स होंगे, ये तो बजट स्पीच में या बजट डॉक्यूमेंट में नहीं आएंगे। इसके रूल्स मैंने अभी पढ़ा, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि दे आर बीइंग वर्कड आउट, तो जैसे होंगे वो पब्लिक डोमेन में होंगे। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आपने। विटलानी जी आगे आ जाइए। आ जाओ, वैसे ही बता दो। टाइम्स नाउ। वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, तो ये जो चिट्ठी का मतलब जैसे मुझे जहां तक समझ आई, उन्होंने जो ममता जी हैं उनकी सरकार जो है वेस्ट बंगाल में वो कांग्रेस को डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं दे रही, यही मतलब है ना? तो ये तो वो इंडी अलायंस के दोनों मेंबर नहीं है ना? तो हम तो यही कहते हैं, देखिए मोदी जी ने एक बार नहीं बहुत बार कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, कि हम अच्छी मैच्योर ऑपोजिशन चाहते हैं, क्योंकि अच्छा है कि जो गवर्नेंस के मुद्दे हैं, जो आपको सवाल हैं, वो हाउस में डिस्कस होने चाहिए। पर जो वेस्ट बंगाल की उन्होंने बात की है, मैंने चिट्ठी पढ़ी नहीं है, पर आपकी बात से जाहिर है कि वो जो लोकल सिचुएशन है वेस्ट बंगाल में, उसमें बाकियों को वो स्पेस नहीं मिल रही है। पर इसको मैं देखता हूँ टाइम्स नाउ कि अगर आप मेरे को चिट्ठी भिजवा दें, मैं डिटेल कमेंट भी दे दूंगा उस पर, क्योंकि नॉर्मली क्योंकि मैं ट्रेंड हूँ एज ए सिविल सर्वेंट, चीज पढ़े बगैर मैं कमेंट नहीं देता हूँ। वो तो मैं तो सबसे कब से कह रहा हूँ, उन्होंने तो अभी कही है
एक जमाने लगता था वो अलायंस पार्टनर थे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब वो एक पार्टी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, पर जिसका नेता शीश महल में रहता है। अभी तो स्टेट हॉस्पिटैलिटी ले रहा है, पर वो भी 2013 में रामलीला मैदान में जब अन्ना हजारे जी ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, तो ये भाई साहब वहां बैठे थे उनके पास, और इन्होंने कहा कि हम अपनी सारी एफर्ट जो है वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लगाएंगे। और उनसे सब पूछा गया कि आप क्या राजनीति में आ रहे हो? कहते नहीं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम एक अन्ना हजारे जी की इंस्पिरेशनल लीडरशिप में हम करप्शन के खिलाफ काम करें। फिर उनसे पूछा, नहीं पर आप राजनीति, कहते मैं बच्चों की कसम खाता हूं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। तो अब बच्चे तो मैं चाहता हूं उनकी लॉन्ग लाइफ हो, राजनीति में आए। उन्होंने फिर भ्रष्टाचार की एक नई परिभाषा निकाली। वो भ्रष्टाचार की परिभाषा वो शराब घोटाले में, ठीक है, वो कहने लगे कि नहीं देयर इज नो मनी ट्रेल। तो दिल्ली हाईकोर्ट की जज है, उन्होंने बहुत बढ़िया एक जजमेंट दिया, मेरे को याद नहीं है नाम पर, मैं उनको कह रहे आप क्या बोलते हो, ये बात आप मुख्यमंत्री हो और ये करप्शन हुआ वो एक तरफ, आप इंडिविजुअल हो, करप्शन हुआ वो नहीं, आप आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के होते आपने रिश्वत मांगी, रिश्वत ली, और वो जो स्कैम मनी है आपने गोवा के चुनाव में ला। ये जजमेंट हाईकोर्ट के जजमेंट में, मैं नहीं बता रहा हूं। तो यही जो खिलाफ थे कांग्रेस के, क्योंकि उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, 2013 की बात कर रहा हूं मैं, फिर जाके मिल नहीं गए, हाथ नहीं मिला लिए, गले मिल गए। तो ये मैं इनके बारे क्या बोलूं आपको। आप मोदी जी की सरकार को देखिए, 2014 से अभी तक कोई एक ऐसी उन्होंने चीज होने दी है? ये है गवर्नेंस का मॉडल। बाय एग्जांपल, दूसरा सवाल मेरा, ममता दीदी नीति आयोग की मीटिंग से बाहर निकली, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारा माइक बंद कर दिया। मैंने फ्रैंकली अगेन, मैं भाई साहब आप बैठ जाइए, मैं आपके द्वारा तो पिछले वो देखिए, मैंने भी ये स्टेटमेंट देखी है, क्योंकि मैंने निर्मला जी का बयान भी देखा। मैं तो था नहीं अंदर, और पता नहीं कितना टाइम दिया गया था और क्या नहीं हुआ। पर ये पार्लियामेंट में भी कहा जाता है कभी कभी कि माइक ऑफ करता नहीं, वो ऐसा होता है कि माइक अगर बोल रहे हो तो ऑन हो जाता है, समझे ना। तो पता नहीं अगर ऑफ हो जाए, मुझे उसकी पूरे बारे वो नहीं पता है, बट आई बोली, कितनी देर बोली उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो चीजें हैं ये कोई नेशनल इशू नहीं है, समझे ना, कि अगर आप 15 मिनट बोले या 18 मिनट बोले, मुझे पता नहीं वहां पे क्या सिचुएशन थी। सर, हाँ जी साहब, मैं विवेक हूँ संदेश से, आपका लोकल गुजराती अखबार है। आपने ये बजट में एमएसएमई के लिए 43 BH एक प्लान किया हुआ है, तो उससे गुजरात को भारी लॉस होने वाला है। ये इस बजट में नहीं हुआ, मेरे को लगता है ये पिछली वाली में हुआ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, पर मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ आप कौन है। नहीं, मैंने अभी ब्रीफ किया। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सीधा मेरा सवाल ही आप नहीं सुन रहे। बात ये है कि इसकी वजह से पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा जिसका शेयर गुजरात के एमएसएमई में, उसको बहुत लॉस हो रहा है। और लास्ट ईयर बजट में इम्पैक्ट हुआ था, और इस बार ये आप कुछ रिलीफ देने वाले थे, लेकिन नहीं दिया। इससे यहाँ पे बहुत निराशा है। नंबर 1 ये एक स्पेशल है। दूसरा, मुद्रा को जिस तरह से आप सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रहे हो, इसकी मर्यादा भी आपने, लिमिट्स भी बढ़ाई है, लेकिन ये स्टेट में यहाँ पे सबसे ज्यादा छोटे व्यापारी हैं और जिसको जरूरत है उनको विदाउट जामीनगिरी, आप जामीनगिरी को कोलेटर के बगैर नहीं दे रहे, कोलेटर के बगैर नहीं दे रहे। ये मेजर स्पेशल है। और तीसरा, हजीरा में सालों से डिमांड हो रही है। सूरत के पास हजीरा है, गुजरात सी लेन पे है, आपको भी मालूम है। एक कोस्ट गार्ड स्टेशन यहाँ पे वो यहाँ पे चाहिए, वो डिमांड सालों से। तो ये 3 चीज है
थैंक यू वेरी मच। मैं आपको थैंक करना चाहता हूं जो आपने निराशा की बात की, वो सेक्शन 43B। मुझे जहां तक जानकारी है, ये इशू निर्मला जी जब आई थी यहाँ पे चुनाव के दौरान, तब भी या उससे पहले उनसे डिस्कस हुआ। मैं आपको ये बताऊं, मैं दिल्ली जाते ही उनको आई विल ब्रिंग इट टू हर अटेंशन, क्योंकि मैंने कहा आपसे भी बात हुई होगी, और ये कि हमारे जो पत्रकार भाई लोग, संदेश नहीं बाकी सारे, क्योंकि अभी जब हमारा प्लेन थोड़ा डिले हो गया था को दिल्ली में, पर जब आया मैंने ब्रीफिंग मांगी, मैंने क्या इश्यूज है, तो उसमें मेरे जो कोलैबोरेटर्स हैं उन्होंने ये इश्यू बताया मेरे को। इसलिए नहीं तो अगर मुझे वैसे पता सेक्शन 43 भी मेरे को पता ही नहीं होता, क्योंकि मैं वो ये तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एमएसएमई में जो है उसको जानकारी होगी, पर मैं आपको पूरा यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं आई ब्रिंग इट टू हर अटेंशन। सेकेंड इशू जो कोलैटरल का मुद्रा लोन में है, वो भी मैं उनके उठाऊंगा, और मैं आपका इनके डिटेल्स भी ले लीजिए, और मैं आपके साथ कांटेक्ट भी करूंगा। कोस्ट गार्ड स्टेशन हजीरा, अब मेरे को पता नहीं इसमें मैं बहुत साल पहले डिफेंस मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी था, जॉइंट सेक्रेटरी नेवी था, और कोस्ट गार्ड भी देखता था उस समय। इसका भी मैं बात करके आपको मैं जवाब दिलवाऊंगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूं। हो गया? Thank you very much. I'm Sodo Kukubaba. वो जल्द लीजिए। जो मैं कहने वाला था, पर मैं थोड़ा सा दूर